नमस्कार, मैं नैनिका आप सभी का पूर्वांचल के धरोहर के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे पूर्वांचल के उस धरोहर को जिसके कारण हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। रहस्यमयी तिलिस्मों से भरा वह किला जिसका इतिहास राजा विक्रमादित्य के जमाने से जोड़ा जाता है, जिसका उल्लेख द्वापर युग में भी मिलता है, जिसके इतिहास से प्रभावित होकर देवकी नंदन खत्री ने प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता लिखा, जिसके ऊपर दूरदर्शन चैनल द्वारा चंद्रकांता सीरियल बनाया गया। पंडित जी, ये चीख कैसी है? चुनारगढ़ के आसमान में ये चीख अक्सर सुनाई पड़ती है और वह अपने समय का सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ करता था। पूछना चाहता था क्या वही कल शाम को जो एक लड़की की चीख सुनाई दी थी और आपने कहा था अक्सर ऐसी चीखों से चुनारगढ़ का आसमान गूंजता रहता है। मैं जानना चाहता हूं क्या होता है इस चुनारगढ़ में। क्रूर सिंह, इस बारे में न तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और ना ही तुम्हारा कुछ पूछने का अधिकार है। चुनारगढ़ में होने वाली हर बात यहाँ की रियासत का एक राज है क्रूर सिंह। भूमितल से काफी ऊंचाई पर पहाड़ी में बना यह किला मिर्जापुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर गंगा तट पर स्थित है। टैकोर इलाके में बना चुनार किला यात्रियों का भी प्रमुख आकर्षण केंद्र हमेशा से रहा है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि वामन विष्णु जैसे पौराणिक कथाओं से जुड़े रहे इस स्थान का प्राचीन इतिहास चरणात्री, नैनागढ़ और भी कई नामों में उल्लेख मिलता है। कैमूर पर्वत की उत्तरी दिशा दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। यह किला लगभग 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। उसकी बनावट मनुष्य के पैर के समान है, इसलिए इसे चरणात्री के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जापुर के चुनार तहसील में गंगा के किनारे चरणाद्री पहाड़ी पर स्थित चुनार का दुर्ग है। यह दुर्ग ऐतिहासिक दृष्टि से और अन्य स्थापत्य की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस दुर्ग के विषय में जो लोक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में वामन अवतार में जब राजा बलि से दान की इच्छा जाहिर की थी, मैं 3 पग नापता हूँ, तो त्रिविक्रम रूप में उन्होंने आकाश, पाताल और धरती पे जो अपनी भूमि रखी थी, उसमें उनका सबसे पहला चरण जो है यहीं पे पड़ा था। और आज भी वहां की पहाड़ी में उनके जो चरण चिन्ह है वो विद्यमान है, और यही कारण है कि इसे चरणाद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में इसी पर्वत पर ये जो गढ़ का निर्माण किया गया, इसीलिए इसको चरणाद्री गढ़ के नाम से जाना जाता है, इसका उल्लेख मिलता है। और संभवतः अपभ्रंश होकर के कालांतर में यही चुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। किले के ऊपर एक बहुत बड़ा गहरा कुआं भी है, जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। लगभग 125 से 150 फुट गहरा, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुआं माना जाता है। ऊंचाई पर 52 खंभों पर बना हुआ है सोनवा मंडप। जहां पर छतरी एवं सूर्य घड़ी भी बनी हुई है। लोग तो यह भी बताते हैं कि इस किले से एक रास्ता दिल्ली तक जाता है। में जो महत्वपूर्ण भवन है, कई भवन स्थित हैं, जिनमें की एक सूची का मैं उल्लेख करना चाहूँगी। जैसे आपका ये है सोनवा मंडप है, भर्तृहरि समाधि है, फिर उसके बाद वॉकिन हेस्टिंग्स का आवास है, फिर आपके ये है भूमिगत कारागार है, सूर्य घड़ी है, और इसके अलावा ये 19वीं सदी के अंत तक ये राजकीय जो कैदी हैं उनके कारागार के रूप में भी इसका उपयोग होता रहा है। और बाद में, और अब तो इस समय ये पुलिस बलों की एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे फांसी घर और आपके बैरक और पंप और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं कैंप दुर्ग के अंदर निर्मित की गई हैं।
स्थानीय बुजुर्गों की माने तो जब भी भयंकर बाढ़ आता है तब इस जिले में आकर शरण लेते हैं। दरअसल गंगा से सटे होने के कारण गंगा का पानी दुर्ग से टकराकर उत्तर की तरफ बहने लगता है। इसके बाद गंगा सीधे काशी की ओर चली आती है। यहाँ से एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो गंगा नदी है वह उत्तर वाहिनी हो जाती है। इससे भी जो है इस दुर्ग का जो है सौंदर्य दोगुना हो जाता है। चुनार का किला अपने आप में कई रहस्य समेटे हुआ है। लोगों को इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इस किले के बारे में अफवाहें भी उड़ती रहती हैं। लेकिन चुनार के इतिहास में राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य और नैना जोगी की जो गुत्थी है वो बहुत ही उलझी हुई है। राजा विक्रमादित्य के बाद लगभग 11वीं शताब्दी तक इसका कोई इतिहास ही नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोग जरूर कहते हैं कि यहाँ पर ईशा की 1 शताब्दी पहले से ही किला और कस्बा दोनों होता था। लेकिन महाराज विक्रमादित्य के बाद किला पर जिसका कब्जा रहा, इसका कोई साफ साफ वर्णन नहीं है। सब आधी अधूरी ही जानकारी मिलती है। जहाँ तक इस दुर्ग की प्राचीनता का प्रश्न है, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है कि 56 सती ईस्वी में उज्जैन के जो तत्कालीन राजा थे विक्रमादित्य, उनके भाई भर्तृहरि की यह तपस्थली थी। वो यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे और यह बात जब विक्रमादित्य को पता चली तो वह अपने भाई को मनाने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने घर वापस चलने से इनकार कर दिया। तब विक्रमादित्य जी ने उनके लिए एक महल और दुर्ग का निर्माण कराया। सुरक्षा के लिए इस दुर्ग के चारों ओर एक परकोटे का निर्माण कराया। बाद में यह भी कहा जाता है कि भर्तृहरि जी ने यहीं पे उनका देहावसान हो गया और एक समाधि का निर्माण किया गया। आज भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वह भर्तृहरि मंदिर की बहुत लोगों में बड़ी मान्यता है और उनके गीतों को भोजपुरी गीतों में उनको ढाल करके अभी भी गाया जाता है। बाहर निकलती है तो छीन गई। अरे बाप रे, तो राजा भर्तृहरि आज जोगी हो गए हमारे स्वामी जी। जब जोगी हो गए तब एक प्रश्न कर देती है राजा भर्तृहरि के सामने। क्या प्रश्न करेगा? यही प्रश्न करते हैं, सावने सदी के इस किले पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हुआ। इसलिए ऐसा भी मानते हैं कि इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में काशी के राजा सहदेव ने कराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहदेव राजा कौन थे, कहाँ के थे, इसका भी कोई साफ साफ जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है। लेकिन महाराज सहदेव ने इस किले का पुनः जीर्णोद्धार कराया। ऐसे ही एक राजा है स्वामी राज, इनका भी इतिहास कोई साफ साफ नहीं है, लेकिन मिर्जापुर के गजेटियर तक कुछ हिस्सों में इनके बारे में सुनने को मिलता है। स्वामी राज जी के नाम का उल्लेख जिला के मुख्य द्वार के ऊपर लगे पूरा लेख में भी मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद उनके उत्तराधिकारी इस किले को जवारे खैरुद्दीन सुबुक्तगीन के हाथों बेच दिए।
बहुत लोग ये कहते हैं कि स्वामीनाथ के बाद सुबुक्तगीन ने इस किले पर हमला कर दिया था और वह विजयी हुआ। लगभग 1772 में अंग्रेजी शासन किला के साथ साथ उससे जुड़े जागीर पर भी अपना पूरा कब्जा कर लिया। इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 16वीं सदी से होती है। 1529 में चुनारगढ़ पर बाबर का कब्जा हुआ, लेकिन बाबर के लिए यह आसान नहीं था। ऐसा मानते हैं कि बाबर के हजारों सैनिकों को यहाँ के जंगली जानवर खा गए थे, जिसका प्रमाण किले के चारों तरफ फैली जंगलों में हजारों कब्रों के रूप में देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ लोग इन बातों पर संदेह करते हैं, पर फिर भी बाबर का इस किले पर बहुत दिन तक कब्जा रहा। पर 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद 1532 में शेर शाह सूरी ने इस किले पर हमला कर दिया था, जहां बाबर की पूरी छावनी बर्बाद हो गई। इसके बाद शेर शाह सूरी ने उनकी बेवा पत्नी से निकाह कर लिया। उसके बाद कुछ दिन यहाँ रहा भी। बाद में फिर शेर शाह सूरी रोहतास चला गया। शेर शाह सूरी ने इस किले के अंदर तुर्की हमाम शील खाना बनवाया था, जो आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हुमायूं थोड़ा मजबूत हुआ, उसने इस किले पर फिर से हमला कर दिया। 1536 में चुनार के इस किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बावजूद भी शेर शाह सूरी अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इतिहासकारों की माने तो हुमायूं ने इस किले पर 4 महीनों तक घेराबंदी की थी, लेकिन इसके बावजूद शेर शाह ने आत्मसमर्पण नहीं किया। पर इसी बीच हुमायूं ने गंगा जी के रास्ते अपनी नौसेना यहाँ बुला लिया। इसके बाद इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ और समझौते में यह तय हुआ कि शेर शाह चुनारगढ़ को छोड़ देगा और बदले में बाबर बंगाल में कोई हमला नहीं करेगा। आपको बता दें कि उस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। तो इस तरह इस किले पर हुमायूं का कब्जा हुआ, लेकिन हुमायूं का कब्जा भी इस पर बहुत दिन तक नहीं रह पाया, क्योंकि हुमायूं अपने वचन पर टिक नहीं पाया और अगले साल उसने बंगाल की ओर कूच कर दिया। हुमायूं की वादा खिलाफी के बाद शेर शाह सूरी ने चुनारगढ़ पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन 1575 में चुनारगढ़ पर एक बार फिर अकबर का कब्जा हो गया। ऐसा भी माना जाता है कि इस वक्त किले का जो रूप है वह अकबर का दिया हुआ है। (1760) में अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण के बाद चुनारगढ़ पर नवाबों का कब्जा हो गया। इसके बाद जो ऐतिहासिकता का प्रश्न आता है, गुप्त और मौखरी वंश के शासकों का भी हम कुछ समय तक अधिकार रहा, ऐसा कि पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है। क्योंकि दुर्ग के अंदर कुछ इस तरह के 1300 ईस्वी के कुछ अभिलेख मिले हैं और 1000 वर्ष पुराने एक ही प्रस्तर में निर्मित कुछ जो मूर्तियां मिली हुई हैं, वह इस बात का की ओर हमारा इस बात का संकेत देती हैं और इस बात की साक्ष्य है कि इस स्थल का अपना धार्मिक महत्व भी रहा होगा। इसके पश्चात कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली के राजा का भी कुछ जो है अधिकार था। उनकी पत्नी जो सोनवा थी, उनके लिए वहाँ पे उन्होंने एक मंडप का भी निर्माण कराया था, सोने का मंडप। हालांकि इसके कोई बहुत हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर इसके पश्चात कई राजाओं का, मुगलों का और ब्रिटिश शासकों का और शेर शाह सूरी का, लगभग 17 राजाओं ने के कब्जे में यह दुर्ग रहा है। और इसकी सूचना जो है, अगर क्रमबद्ध तरीके से हम देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के बाद जो है ये स्वामी राजा के अधिकार में था। एक ऐसा वहाँ पे अभिलेख मिलता है दुर्ग में, जिसपे कि स्वामी राजा के अधिकार में भी था। इसके हमें जानकारी मिलती है। और इसके पश्चात जो है सुबुक्तगीन के अधिकार में था। इस तरह मैंने जैसा कहा कि फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी के पास 2-2 बार, फिर ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश शासकों के भी उसमें रहा, और सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था उसके भी पास था। मिर्जापुर के कलेक्टर थे W.B. कॉटन। उन्होंने जो है
दुर्ग पर एक प्रस्तर पट्टिका का निर्माण कराया, जो कि एक तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज है, और उसमें इन्होंने इन 17 राजाओं का जो नाम अंकित कराया है और इनका कब से कब तक इन्होंने शासन किया था उसका भी उल्लेख मिलता है। चुनार के किले का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन काल से मिलता है। उज्जैन के राजा जो लोकप्रिय, सर्वप्रिय, न्यायप्रिय शासक थे, विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तहरि, जो कि बाद में संत हो गए, उनकी स्मृति में इसको ये कहा जाता है कि मात्र एक रात में चुनार का किला बनकर के तैयार हो गया, और राजा विक्रमादित्य ने जो यक्षिणियाँ पाल रखी थी उन्होंने इसको किले को बनाया। लेकिन अगर ये किंवदंती और इसको इतिहास से न भी जोड़ें तो ये माना जाता है कि उज्जैन का किला राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, और राजा विक्रमादित्य ने उसमें तमाम तरह के जैसे कुएँ हैं, तो तंत्र की जो साधना होती है उसका केंद्र है, ये सारी चीज़ें उसमें बनवाई थी। बाद में ये धीरे धीरे हिंदू राजाओं का, हिंदू राजशाही का प्रतीक केंद्र बनता चला गया, और बाद में चलकर पृथ्वीराज चौहान से इसका इतिहास मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस पर कब्जा किया। और पृथ्वीराज चौहान के बाद जैसे ही पृथ्वीराज चौहान 1192 में मोहम्मद गोरी से युद्ध हारे, और उसके बाद मोहम्मद गोरी का जब हिंदुस्तान पर कब्जा हुआ तो मोहम्मद गोरी का कब्जा इस चुनार के किले पर हो गया। मोहम्मद गोरी के बाद फिर उसके बाद जो खिज्र वंश के लोग थे उनका कब्जा हुआ, जो सरकी वंश के लोग थे उनका कब्जा हुआ। बाद में चल कर के जो इसका नवीनीकरण हुआ वो शेरशाह सूरी ने करवाया, और शेरशाह सूरी और हुमायूं में एक प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ। शेरशाह सूरी ने जो चुनार की बेगम थी, लाडली बेगम, उनसे शादी कर लिया, और शादी करके उसमें वो बहुत दिनों तक छुपा रहा। असल में चुनार के किले पर जो बार बार हमला होता था, चाहे दिल्ली से मुग़ल शासक आए हों, चाहे और भी लोगों का इस पर कब्जा करने का प्रयास रहा हो, इसको गेटवे ऑफ बंगाल माना जाता था, क्योंकि अगर चुनार को नहीं जीते तो बंगाल को नहीं जीत सकते थे, ऐसा माना जाता था। इसीलिए बाबर से लेकर के हुमायूं तक, और अकबर से लेके जहांगीर से लेके औरंगजेब तक सबने इस पर अपना कब्जा बनाए रखा। बाद में चलकर वारेन हेस्टिंग्स जो अंग्रेजी हुकूमत का गवर्नर था, उसने भी इस पर कब्जा किया, और उसके लिए तो वारेन हेस्टिंग्स के लिए माना जाता था कि सबसे प्रिय और सुरक्षित स्थान चुनार का किला है। तो चुनार का किला तिलस्म से भरा है, चुनार का किला तंत्र से भरा है, चुनार के किले में कई रहस्यमयी चीज़ें हैं। तो हिंदू राजशाही का प्रतीक ये चुनार का किला है। शायद ही आज की युवा पीढ़ी यह जानती हो कि उत्तर प्रदेश की नींव भी यहीं पड़ी थी। दरअसल नवाब लोग चुनारगढ़ पर अधिक समय तक टिक नहीं पाए। अंग्रेजों के नेतृत्व में इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हमला हो गया। हालांकि पूरी नहीं, लेकिन कुछ हद तक वह हमला सफल जरूर रहा। हमले में चुनारगढ़ का किला ही नहीं, बल्कि दक्षिण पक्ष वाले हिस्से पर मेजर मुनरो का कब्जा हो गया। सन 1858 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध, या फिर 1902 में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध बना दिया गया, और अब इसी को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1858 में केवल एक दिन के लिए प्रयागराज को पूरी भारत की राजधानी भी घोषित की गई थी। यह किला नागरिक प्रशासन के अधीन है। हालांकि इस बीच यहाँ PSC की ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट सेंटर भी बनाए गए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा नक्सलाइट के हिट लिस्ट में भी आ गया था। लेकिन इसकी जानकारी होते ही प्रदेश सरकार ने इसके सुरक्षा के लिए पुरजोर इंतजाम किया। चुनार का यह किला गंगा नदी के किनारे स्थित है, और एक समय पर यह किला हिंदू शक्ति का प्रमुख केंद्र भी रहा था। हिंदू काल के भवनों के अवशेष अभी तक इस किले में मिलते हैं। इस किले का मुख्य द्वार लाल पत्थर से बना हुआ है, और उस पर सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। यह दुर्ग चुनार के प्रसिद्ध बलुआ पत्थर का बना हुआ है, और भूमि तल से काफी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जहाँ तक बात इस दुर्ग के स्थापत्य और अलंकरण और शैली की है, क्योंकि जैसा अभी चर्चा हुई है कि यहाँ पे कई शासकों के आधिपत्य में ये दुर्ग रहा है, उनका साक्षी रहा है, तो जो भी यहाँ पे निर्माण हुए वहाँ पे कई प्रकार की शैलियाँ भी देखने को मिलती है। यहाँ का जो सोनवा मंडप है, जिसकी दीवारों पे कुछ कास्ट कला के अलंकरण मिलते हैं, जो कि
प्रस्तर और कास्ट कला के बहुत ही उत्कृष्ट नमूनों के रूप को देखा जा सकता है। इसके अलावा हमें कुछ यहाँ से मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जो मूर्तियाँ हैं जो कि इनमें आले बने हुए हैं। उन आले में कुछ में तो पुरुष मूर्तियाँ मिली हुई हैं, प्रस्तर की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जिनके समीप ही हमें ब्राह्मी लिपि में, जो कि आकार और अपनी शैली के हिसाब से हम उनको गुप्त कार्य उनको हम रख सकते हैं। और इन्हीं मूर्तियों के समीप हमें ब्राह्मी लिपि के कुछ अभिलेख मिले हैं, इनमें कि वह अक्षर को पढ़ा गया है। इन्हीं मूर्तियों के समीप हमें एक ही प्रस्तर में निर्मित कुछ देवताओं की भी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जिनमें सूर्य और गणेश की प्रतिमा मुख्य रूप से लिखी हुई है। इस दुर्ग की महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, उसके द्वारा एक पुस्तिका भी छापी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दुर्ग के बारे में जानने के लिए और इस दुर्ग के ऊपर शोध कार्य करने वालों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपने भारत की आजादी के बाद चुनारगढ़ किले की वास्तविक स्वरूप को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण किले पर पीएसी का कब्जा है। लगभग 50 वर्षों से इस किले पर पीएसी का कब्जा है। हर सरकार इस किले के प्रति उदासीन ही दिखाई देती है। एक ऐसा किला जो भारत का प्राचीनतम किला है, जो भारत का गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण गवाह है। वर्तमान समय में इसकी ऐसी दुर्दशा सरकार की नाकामी ही दिखाती है। चुनार का किला, जिसके बारे में ना ही लोगों को ज्यादा जानकारी है और ना ही सरकार इसके ऐतिहासिक प्रमाणों को सहेजने का कोई काम कर रही है। इतने महत्वपूर्ण धरोहर को सरकारी लापरवाही की वजह से आज खंडहर में तब्दील होना पड़ा। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर को लेकर। जानते हैं उससे जुड़ी रहस्यमयी इतिहास के बारे में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए पूर्वांचल के धरोहर डेनकाशी के YouTube चैनल पर।